गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आइए आज का देखते हैं सेशन, जो भी कैडेट का सेशन है आपका। बोले कि रेगुलर जाएगा वीडियो, तो आप लोग रेगुलर मिलेगा वीडियो, पर आप लोग वीडियो का मतलब नोट बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। समय नहीं है, बहुत कम समय है। मान के चलिए आपका बीएसएससी के पेपर मार्च में ही होने की संभावना है, तो अपना आप लोग तैयारी भी अच्छी तरह से करिए। आपको हर एक तरह से हम लोग तैयार हैं आपके साथ, और आप लोग भी तैयार रहिए। चलिए लाइक कर दीजिए सब आदमी गुड मॉर्निंग जरूर भेजिएगा लिख करके। तो आइए आज के देखते हैं, कोई जो महत्वपूर्ण है वो कहने देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370। तो संविधान के अनुच्छेद 370 हाल ही में चर्चा में है। तो ये देखते हैं क्या होता है। संविधान का अनुच्छेद 370। तो संविधान का अनुच्छेद 370 सबको पता है कि ये निरस्त हो चुका है, यानी कि इसको निरस्त मतलब कि रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान किया गया था इस अनुच्छेद के तहत। लेकिन क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को अनुच्छेद 370 मतलब समाप्त हो गया, ये रद्द हो गया। क्योंकि इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था। अब आइए इस अनुच्छेद के तहत जो है, आइए जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, और इसे समाप्त कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया। तो कुछ याचिका इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी लेकर के गया था कि ये सही है कि गलत है, जो भी याचिका लेकर गया था, तो सुप्रीम कोर्ट हाल ही में अपना जजमेंट सुनाते हुए भारत सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। कहा कि ये जो अनुच्छेद 370 हटा है, तो ये हटना बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। मतलब इसको सही ठहराते हुए जो याचिका दायर किया गया था उनको खारिज कर दिया गया। इसी देखिए सर जहन चर्चा में है, तो चर्चा में जो भी चीज रहता है वैसे वो पूछे जाते हैं पेपर में, चाहे अनुच्छेद हो, भाग हो, जो भी चीज हो। तो पर उनको आपको पढ़ने का एक तौर तरीका समझ में आना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई की रणनीति होना चाहिए, यही सबसे बहुत कमी रहता है बच्चों में। तो आइए देखते हैं अपना सब अनुच्छेद। वैसे भी 370 हाईलाइट है, वैसे भी पूछने जाने की काफी संभावना भी रहता है, और वैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपना कुछ निर्णय दिया, जो अभी हम आपको बताएं कि इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, मतलब केस फाइल किया गया था। तो उन सब को रद्द करते हुए और ये कहा नहीं सही है, हटना ये सही हो गया। इसी के साथ 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को कुछ राज्य की दर्जा समाप्त करके उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। आइए जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, 31 अक्टूबर 2019 को राज्य की दर्जा समाप्त, और इसे 2 केंद्र शासित बना दिया गया, और इसे जो है ना 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक का नाम है आपको जम्मू कश्मीर रह गया, एक का नाम रह गया क्या, जम्मू एंड कश्मीर, और इसकी राजधानी श्रीनगर। ये राजधानी जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर।
और दूसरा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया लद्दाख। कौन बना दिया? लद्दाख। और इसकी राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। और वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 8 है। तो यही है जम्मू कश्मीर, या यही है आपको अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था और इसको अब 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया। तो इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिका दायर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट हाल ही में उन सभी याचिकाओं को, उन सभी आरोपों को रद्द करते हुए और इस अनुच्छेद को जो रद्द किया गया इनकी सही ठहराया। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य की दर्जा समाप्त कर दिया गया। राज्य की दर्जा समाप्त करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक का नाम रह गया जम्मू कश्मीर, जो पहले से चल रहा था, और इसकी राजधानी श्रीनगर। और दूसरा बना दिया गया लद्दाख और इसकी राजधानी लेह। आइए आगे चलते हैं। यही है, आपको इसे लेकर के ये अनुच्छेद हम लेकर के आए थे। तो आप लोग बताइएगा, जब हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो इस दिन संविधान में कुल कितना अनुच्छेद थी वो सब कमेंट में दीजिएगा। मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ, हर एक फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। जब हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो उस दिन संविधान में कुल कितना अनुच्छेद थे, ये आप लोग बताइएगा। आइए आगे चलते हैं। गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। तो आइए सबसे पहले क्या था, गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। तो ये समझते हैं ये क्या होता है। ये आप लोग लिख लिए होंगे, शायद हो गए। स्क्रीनशॉट लेकर इन सबको लिखिएगा और रिवाइज भी कीजिएगा। चलिए आइए, आइए। ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, ठंडा लगे या ना लगे। आइए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं यूनेस्को के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से बता दिए है उसकी। आइए, अभी आज मैं बताने वाला नहीं हूँ। यूनेस्को ये मैं 2-2 बार 3-3 बार बता के क्लास में भी लिखाया हूँ, वीडियो में भी बना करके बताया हूँ। तो सब आदमी का प्रश्न है कि सबसे पहले आप लोग यहाँ, इसके लिए मैं 2 प्रश्न आपके पास रख रहे हूँ, उस दोनों प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताया हूँ, ये बताया हूँ। सबसे पहले इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर ये कमेंट सेक्शन में सबको चाहिए। जी कौन, हम देखेंगे कि किसका कमेंट नहीं आ रहे हैं तो उसको क्लास में पूछेंगे। उसके बाद यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ, स्थापना कब हुआ। ये दोनों क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, हर एक छात्र का चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, अब यहाँ मैं बताऊंगा नहीं, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगा, टाइम को इन्वेस्ट नहीं करूंगा। जो चीज बता दिया हूँ तो हम यहाँ बता रहा हूँ कि ये बता दिया हूँ। और इनकी आपका जो हम प्रश्न दी है इनकी आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। आइए आगे चलते हैं। यूनेस्को जो है ये देखिएगा, हाल ही में भारत का एक नृत्य है। आइए, भारत का जो है एक नृत्य है जिसका नाम है गरबा नृत्य। सबसे पहले ये देखेंगे ये नृत्य किस राज्य के हैं। ये नृत्य ग से गरबा, ग से गुजरात, ये मतलब कि ये नृत्य गुजरात की है, गुजरात। ये नृत्य गुजरात की है। तो हाल ही में यूनेस्को के जो है ना, इस नृत्य को हाल ही में यूनेस्को क्या किए हैं, इसको देखिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेगा, हाल ही में भारत के कौन सा नृत्य को जो है ना यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो वह है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य किस राज्य की है? तो ये गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात। अब कहिएगा सर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची क्या होता है? थोड़ा सा हम इसमें संक्षिप्त में बता देता हूं कि देखिएगा, इसके तहत जैसे किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के, किसी भी देश की या कोई भी चीज या किसी भी समाज की जो चीज फेमस है, पुराने जमाने से चलते आ रहा है, आज वह विनाश की कारगर पे है, आज उनकी खतरा है, तब यूनेस्को क्या करते हैं, उस स्थान को या उस जो भी चीज है, तो यूनेस्को क्या करता है, उसको अपने अमूर्त सूची में शामिल कर लेता है। और जो अमूर्त सूची में शामिल हो गया तो यूनेस्को उसको संरक्षण प्रदान करता है, उसको नाश होने से, उनको विलुप्त होने से ये बचाता है। इसी लेकर के इस सूची में शामिल किया गया। तो हो सकता है इस नृत्य को खतरा होगा, जो किसी गुजरात में ये फेमस है, तो यूनेस्को में शामिल कर लिया गया और उसको संरक्षण प्रदान करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे। समझ गए ना? किसी की आइए, यही चीज होता है। अमूर्त का मतलब होता है क्या? समझ गए ना कि कोई भी चीज फेमस है समाज में, जो आदमी अभी भी मानना चाहता है, पर उनको ये संरक्षण प्रदान करता है। तो अभी तक में भारत के 15 जो है ना, इस सूची में 15 को शामिल हो चुका है। आइए, तो ये तो हो गया आपको, मतलब गरबा नृत्य जो है अमूर्त सूची में ये भारत का 15वां है शामिल होने वाला। ये 15वां हो गया, कितना हो गया? 15। तो भारत के अभी कितने अमूर्त सूची में शामिल है? तो 15 शामिल है। तो इससे पहले आपको 14वां था, 2000 इसको 2037 को 21 में शामिल किया गया। वो है आपको कोलकाता की दुर्गा पूजा। कोलकाता के दुर्गा पूजा। कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया 2021 में, और ये आपको 14वां हो गया। गरबा नृत्य जो है ना, इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने वाला कितना हो गया? ये 15वां हो गया। और ये जो सूची है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, ये आपको 2008 से ये जारी हुआ। 2008 से जारी हुआ। तो हम भी प्रश्न पूछेंगे, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची कब से जारी होता है? तो 2008 से। तो अभी तक की सूची में भारत के कितना शामिल है? 15 को शामिल है। 15वां कौन सा हो गया? गरबा नृत्य हो गया। इससे पहले कौन सा शामिल हुआ था? जस्ट कोलकाता की दुर्गा पूजा। तो ये कितना हो गया? 14वां हो गया। तो आइए, तो आप लोग से एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, तो आप लोग ढूंढ के बताइएगा कि भारत का वो पहला कौन सा है कि जो है ना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ था। वो किसको शामिल किया गया था? पहला वो कौन सा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए लिख लीजिए, बाकी बात यूनेस्को क्या है बता दिए हैं, तो ये समझ के आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, समय नहीं है, समय को ध्यान रखते हुए फास्ट कर रहे हैं कि गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। ये किस राज्य में फेमस है? तो गुजरात में है। अब आइए देखते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023। तो आइए देखते हैं, आइए अपना सब देखते हैं। आइए देखते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 अभी जारी हुआ है। और ये रिपोर्ट जारी करता है WHO
ये रिपोर्ट आपको जारी करता है कौन? WHO। WHO विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आइए एक मिनट थोड़ा सा समय लेंगे हम। एक मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आइए सबसे पहले अपना सब देखते हैं जो है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक मिनट सॉरी सर। आइए WHO समझिए ऐसा है कि WHO, आइए इसकी स्थापना देखते हैं। आइए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना देखिएगा। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ। इसकी स्थापना कितना ईस्वी में? 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा है। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो अभी इसी ने हाल ही में ये विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार, एक सेकेंड, इस रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा 2022 में, इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में, मतलब 23 में जारी हुआ तो 22 का रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2022 में जो है ना 249 मिलियन लोगों जो है ना मलेरिया रोग से ग्रसित हुआ था पूरा विश्व में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट जो है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में 249 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हुआ था। पूरा विश्व की बात कर रहा हूं। लेकिन इनमें से इस रोग से किसी कितना का मृत्यु भी हो गया, आपको जो है ना लगभग 6,80,000 कहना है, 6,08,000 लगभग जो है इसमें 6,08,000 आदमी की मौत हो गया, मृत्यु हो गया। तो प्रश्न पूछेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार कितना लोग जो है पूरा विश्व में मलेरिया रोग से ग्रसित हुआ? 249 मिलियन लोग ग्रसित हुआ, जिसमें से 6,08,000 लोगों की मृत्यु हो गई। ये तो पूरा विश्व का रिपोर्ट हुआ। और इसमें लेकिन पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष भारत में मलेरिया रोग कम हुए। पूरा विश्व मलेरिया में जूझ रहा है और हम मलेरिया से उबर रहे हैं, मलेरिया से छुटकारा पा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ कम, यानी कि भारत में हुआ 33.8 लाख, 33.8 लाख भारत में जो है ना मलेरिया रोग ग्रसित हुए 2022 में, जिसमें से आपको जो है ना इसमें जो है आपको 5,000 या 5,511 लोगों का जो है ना मृत्यु हो गया। यही है आपको मलेरिया रिपोर्ट। और आप लोग ये बताइए मलेरिया जो है ना किस प्रकार की रोग है, मलेरिया किससे होता है ये, तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आइए विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ये रिपोर्ट WHO ने जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2022 में 249 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए, जिसमें से 6,08,000 लोगों की मृत्यु हो गई पूरे विश्व में, जबकि भारत में 33.8 लाख मलेरिया रोग से ग्रसित हुए और 5,511 लोग की मौत हुए। ये भारत की है। ये कहा कि ये भारत की रिपोर्ट हो गया, ये बोला।
इसमें। हाँ, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष भारत में कम हुई, कम मलेरिया फैले और कम लोग की मृत्यु भी हुए। यही है आपको मलेरिया रिपोर्ट। चलिए लिखना है, लिख लीजिए जल्दी से अपन लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे, समय नहीं है। तो आइए अब देखते हैं विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जारी हुआ है अभी। चलिए देखते हैं, ये तो आप लोग कर लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं। आइए, ये आप लोग लिखते चलिएगा, जो हम लिख रहे हैं आप लोग भी लिखिएगा। आइए, विश्व की 100 शक्तिशाली महिला। आइए, विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं, ये सूची जारी हुआ। अब सबसे पहले देखते हैं ये सूची किसने, ये अमेरिका की एक पत्रिका है फोर्ब्स। ये अमेरिका की एक पत्रिका है जो ये रिपोर्ट आपको जारी करता है। आइए, ये जो है अमेरिका का है एक पत्रिका। आइए, उस पत्रिका का नाम है आपको, आइए, जारी करता अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स। ये अमेरिकी पत्रिका है। ये अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स जो है ये विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची प्रत्येक वर्ष जारी करती है। इसमें विश्व के देखेंगे प्रथम शक्तिशाली महिला कौन है इस रिपोर्ट के अनुसार, मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली महिला, क्या लिखे, सर्वाधिक शक्तिशाली महिला। देखेंगे सर्वाधिक शक्तिशाली महिला है आपको यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है, उसका नाम है आपको उर्सुला वान डेर लेयन। ये देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली महिला, विश्व के काफी पावरफुल महिला उर्सुला वान डेर लेयन। ये आपको जो है ना, ये आपको यूरोपीय आयोग का या यूरोपीय संघ का अध्यक्ष, ये जो है ये यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष है। कौन, ये अध्यक्ष है, ध्यान में रखिएगा। इस रिपोर्ट में भारत की 4 महिला, इस रिपोर्ट में भारत की 4 महिलाओं को स्थान मिला। 4 महिलाओं को स्थान मिला। हम बोल देते, लिख लीजिएगा। कहेगा हाल ही में विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी हुआ। ये सूची कौन जारी करता है, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स। और आइए, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक पावरफुल महिला कौन है, उर्सुला वान डेर लेयन, जो यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष है। और इसमें भारत की कितना महिलाओं को स्थान मिला, 4। तो आइए, पहला है श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री है। तो निर्मला सीतारमण को जो है ना, उसको मिला है 32वां स्थान। कितना मिला है, 32वां स्थान। भारत की दूसरी महिला हो गया रोशनी नाडर मल्होत्रा। दूसरा हो गया रोशनी नाडर मल्होत्रा, उसको आपको स्थान मिला है 60वां। लिख लीजिएगा, रोशनी नाडर मल्होत्रा को 60वां स्थान। उसके बाद तीसरा हो गया आपको सोमा मंडल। तीसरा हो गया कौन, सोमा मंडल, जिसका स्थान है 70वां। कितना, 70वां है। आइए, चौथा हो गया किरण मजुमदार
100, किरण मजूमदार 100, उसका है 76वां स्थान। कितना है? 76वां। भारत के कितने महिला शामिल इसमें है? 4 महिला। पहला श्रीमती निर्मला सीतारमन 32वां स्थान। दूसरा हो गया आपको रोशनी नाडर मल्होत्रा, उसका 60वां स्थान। तीसरा हो गया सोमा मंडल 70वां स्थान। और चौथा हो गया भारतीय महिला किरण मजूमदार 176वां स्थान। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए आगे चलते हैं। यही है आपको, हम आराम से बोल दिए, सब नाम के साथ लिखिएगा। ये ना कि आप लोग सुन के छोड़ दीजिएगा। जो नाम बोले भारत की 4 महिला, उन चारों को लिखिएगा। चारों का रैंक भी साथ बताए गए हैं। तो यही है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं, 100 महिलाओं की सूची यही है। आइए कोप 28 का सम्मेलन, आइए कोप 28 का ये सम्मेलन, आइए फटाफट देखेंगे तो भागेंगे। ठंडी है, क्या कीजिएगा। आइए अब आइए देखते हैं कोप 28। आइए CO की कोप 28 का सम्मेलन 2023, मतलब 30 नवंबर, ये सम्मेलन हुआ 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 में इसका सम्मेलन हुआ। कहाँ सम्मेलन हुआ? इसका सम्मेलन हुआ। और यह सम्मेलन दुबई में हुआ। कहाँ हुआ यह सम्मेलन? दुबई में हुआ। आयोजन स्थल दुबई। दुबई आपको जानते हैं का UAE में, UAE की राजधानी है दुबई। UAE संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है दुबई। यही दुबई में आपको कोप 28 का सम्मेलन 2023 में संपन्न हुआ। और ये जो है ना, ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये सम्मेलन जो है, ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आज जो तेजी से भूजल की कमी हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मतलब जल की किस प्रकार से रक्षा किया जाए, कैसे उसकी वर्षा जल को, जो भी जल है, उसी से संबंधित इस बैठक में जो है ना चर्चा होता है। तो अब आइए तो कहेगा हाल ही में कोप 28 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। दुबई किसकी राजधानी है? UAE की है। अब आइए सम्मेलन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब आइए इस सम्मेलन में अपन भारतीय भी कोई भाग लिए? हाँ, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, आइए इसमें भाग लिया भारत की ओर से। केंद्रीय लिंक भी नहीं है, डाल भी नहीं सकते, समय भी नहीं है। भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वो है आपको भूपेंद्र यादव। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ये भाग लिए थे, इस बैठक में भाग लिए थे। कहेगा कोप 28 में भारत की ओर से कौन भाग लिए थे? तो भारत की ओर से जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिए थे। समझ गए? भाग लिए थे। अब आइए इसके बाद देखते हैं 29वां, अब तो होगा 29वां कोप 29वां इसका सम्मेलन होगा 2024 में। तो 2024 में इसका सम्मेलन होगा आपको, 2024 में इसका सम्मेलन अजरबैजान में होगा। अजरबैजान में होगा ये 29वां जो है ना कोप 29वां का सम्मेलन 2024 में होगा, नवंबर महीना में होगा, वो अजरबैजान में होगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे हम बताएंगे कि ये कोप 33वां का सम्मेलन
2028 में भारत में होगा। 2028 में कहाँ होगा? ये भारत में होगा। तो आइए, यही है आपको COP 28 का सम्मेलन। देखिए, नवंबर से दिसंबर में हुआ, दुबई में हुआ। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। COP 29वां का सम्मेलन नवंबर 2024 में अजरबैजान में होगा। लेकिन भारत में जो COP 33वां सम्मेलन भारत में होगा 28 में। कब होगा? 28 में। जल्दी से लिखिए, आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लिए होंगे। और ये आगे चलते हैं, समय बहुत कम है। तो अब आगे है वंदे भारत के बाद अब अमृत भारत रेलवे की परिचालन शुरू हुआ है भारत में। आइए एक फटाफट देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं अपना सब अमृत भारत रेलगाड़ी। अमृत भारत रेल गाड़ी। भारत में अमृत भारत रेलगाड़ी की जो है ना उद्घाटन, इसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 ईस्वी को पीएम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पीएम के द्वारा किया गया। अमृत भारत रेलवे, ये जो गाड़ी का है, ये सेम इसका मॉडलिंग किया गया है आपको वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है ना, वंदे भारत के तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। इसे जो है ना वंदे भारत रेल गाड़ी। तो वंदे भारत रेलगाड़ी के तर्ज पर अमृत भारत रेलगाड़ी को जो है हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया 30 दिसंबर 2023 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये भी ट्रेन पहली बार बिहार तो यूपी के बीच में चलाया गया, बिहार से यूपी के बीच में, इसलिए। और ये बिहार के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो आपको बिहार के जिला है दरभंगा, दरभंगा से जो है ना अयोध्या के बीच पहली अमृत भारत रेलगाड़ी की परिचालन शुरू हुआ। ये इसीलिए कि महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है। कहेगा हाल ही में अमृत भारत रेलगाड़ी की उद्घाटन किया 30 दिसंबर 2023 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और पहली ये गाड़ी वंदे भारत रेलगाड़ी के तर्ज पे बनाया गया। हाँ, ये पहली बार इसका परिचालन दरभंगा से अयोध्या के बीच में इसकी चलाया गया। यही है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं क्या है। कहते इंदिरा गांधी पुरस्कार। 1 मिनट टाइम भी देख लेता हूँ, समय भी देखना जरूरी है।